Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टेक्निकल सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और sometimes called solid mechanics. That's an important subject for each and every exams like UPPSC, SSC, Rajasthan JEE and also GATE also. So and ESC. तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो केयर के साथ करना. कुछ आज बेसिक्स टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं. लाइक गारंटी कि 110% यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं. तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कोशिश करना, कुछ समझने की कोशिश करना, इसीलिए आप यहाँ से कुछ ना कुछ अचीव करके जाओ. सो आई एम संदीप रावत वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेटी यूनिवर्सिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं इस चैनल पर ऑल AE एंड JEE एग्जाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स होता क्या है जनरली. देखो मैकेनिक्स इज नथिंग बट दैट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस. ये देखो ये साइंस से निकला हुआ है आपका एंड इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडीज. तो दो टर्म्स याद रखना. किसकी स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ फोर्सेस, किस टाइप का फोर्स है एंड उसका इफेक्ट क्या होता है. सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कैसा फोर्स लगा है, टेंसाइल फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी. दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. तो यहाँ पर ठीक है मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स. If I talk about engineering mechanics means it is also the branch of the science in which we deals with the study of forces and their effect on the rigid body. देखो जनरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी का मीनिंग होता है सपोज दिस बॉडी इज फिक्स व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी. तो डिफॉर्मेशन जो ऑकर होगा ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पर ऑकर होगा, पूरी बॉडी में आपका कुछ इस टाइप से डिफॉर्मेशन ऑकर होगा. So that is a rigid deformation like velocity, displacement, acceleration. We all terms discuss in the engineering mechanics. If I talk about strength of material, देखो strength of material it is also a branch of the science in which we deals with the study of forces and their effect on the deformable bodies. देखो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना. सपोज दिस वन इज एनी लेयर वाइज, अगर उसको लेयर वाइज नोटिस कर रहे हैं दैट इज द शियर डिफॉर्मेशन. अगर वर्टिकल लेंथ के अलोंग डिफॉर्मेशन हम नोटिस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिफॉर्मेशन. तो यहाँ से दो टर्म डेवलप होते हैं. कितना डिफॉर्मेशन अगर हो, सपोज डेल्टा टेस्ट डिफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर ऑकर हो रहा है. ओरिजिनल लेंथ कितनी थी h. सो दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड स्ट्रेन. राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं. अगर हम बोल रहे हैं शियर डिफॉर्मेशन अपॉन टोटल लेंथ सो दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन. अगर नॉर्मली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन. लाइक द सेम जितना रेजिस्टेंस हो रहा है, कितना वो रजिस्ट कर पा रही है बॉडी अपॉन पर यूनिट एरिया, कितना रेजिस्टेंस है उस बॉडी के अंदर, कितने फोर्स को वो रजिस्ट कर पा रही, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. तो जनरली दीज टू टर्म्स वी विल डिस्कस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. Next, if I talk about fluid mechanics, देखो fluid mechanics it is a branch of the science in which we deals with the study of forces and their effect on the fluid. क्या effect पड़ता है उस particular force का on fluid. तो देखो यहाँ से डिफरेंट टर्म्स जनरेट होते हैं. लाइक लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, एंड डिफरेंट फ्लोज जो होते हैं किस पर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, पाइप फ्लो है, ओपन चैनल फ्लो है. तो डिफरेंट टर्म्स हम डिस्कस करते हैं इन फ्लूइड मैकेनिक्स. तो वहाँ पर जो टर्म डिस्कस होते हैं लाइक विस्कोसिटी, फ्लो, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, ऑल दीज टर्म्स वी डिस्कस इन फ्लूइड मैकेनिक्स. नेक्स्ट टर्म इज प्रिज्मेटिक बार. देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्मेटिक बार. प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, इफ द एरिया थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर इज कांस्टेंट. आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इसकी लेंथ है. अब इसके अलोंग जो आपका एरिया है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट. सपोज यहाँ पर अगर 5 मीटर स्क्वायर है तो इस वाले पार्ट में 5 मीटर स्क्वायर है, इस वाले पार्ट में भी क्या है 5 मीटर स्क्वायर है. तो आप कहने का मीनिंग ये है इसकी जो लेंथ इसकी जो विड्थ और इसको थिकनेस, आप कुछ भी जो भी आप कह रहे हो वो हमारे दोनों क्या होंगे, टर्म्स कांस्टेंट होंगे ऑल ओवर द लेंथ. अगर कांस्टेंट है, सेम क्रॉस सेक्शन है, सो दैट पर्टिकुलर बार इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक बार. तो सिंपल मीनिंग क्या होगा, इफ एरिया थ्रू आउट द लेंथ शुड बी कांस्टेंट तो दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक बार. उसको प्रिज्मेटिक बार बोला जाता है.
नेक्स्ट आई टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखो कोई भी जब मटेरियल यूज़ करते हैं, कोई भी मटेरियल, लाइक ये मेरे पास कोई मटेरियल है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई हम मटेरियल लेते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्सेस या यू कैन से एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो ड्यू टू दीज एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वहाँ पर हमारे इस पर्टिकुलर मटेरियल में क्या डेवलप होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होगी। उस स्ट्रेस के बेस पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। व्हेन सम डिफॉर्मेशन ऑकर, तो वहाँ से हमारा क्या डेवलप होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेन डेवलप होगी। सो ऑब्वियसली हमें इनको डिटेल में उस स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ होगी मटेरियल की, क्या डक्टिलिटी है, क्या टफनेस है, तो सारे मटेरियल्स जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं हार्डनेस। देखो हार्डनेस इज व्हाट, हार्डनेस जो होता है दैट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड फ्रिक्शन। सपोज ये कोई मटेरियल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, दिस इज मटेरियल। अब उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी कि वो फ्रिक्शन को रेजिस्ट कर पाए, एंड वो कितना एवरेजन मतलब होता है स्क्रैचिंग वगैरह, कितनी स्क्रैचिंग को रेजिस्ट कर पा रहा है। ऑब्वियसली अगर स्क्रैचिंग नहीं होगी दैट मीन्स दिस इज द हार्ड मटेरियल। सो एक नॉर्मल तरीका होता है चेक करने का इन टर्म्स ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट बीएमसी, कि अगर हम नेल से, सिंपल नेल से अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर स्क्रैच नहीं हो रहा है आफ्टर नेल मूविंग ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस, अगर कुछ यहाँ पर स्क्रैच वगैरह नहीं जनरेट हो रहा है, तो दैट इज द हार्ड मटेरियल। बट यहाँ पर हम बात करेंगे, उस टर्म को टेक्निकल टर्म बोला गया एवरेजन। तो एवरेजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट मीन्स वहाँ पर कोई स्क्रैच डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है सो दैट इज द हार्ड मटेरियल। और उस टेस्ट को हम किससे यूज करते हैं, किससे चेक करते हैं, दैट इज बोल इंडेंटेशन टेस्ट। बोल इंडेंटेशन टेस्ट को हम यूज करते हैं टू चेक द हार्डनेस। देखो दो टर्म्स याद रखना है यहाँ पर, एवरेजन रेजिस्टेंस। एवरेजन रेजिस्टेंस इज द इंपॉर्टेंट टर्म्स। कभी भी आपसे पूछा जाता है हार्डनेस, हार्डनेस से रिलेटेड कोई टर्म्स पूछा जाता है तो वहाँ पर एवरेजन वाला फैक्टर जरूर प्रेजेंट होगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिबिलिटी। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिबिलिटी। मैलिबल का मीनिंग आप समझ पा रहे हो, पिघलना, राइट। तो इसमें आप देख पा रहे हो जो भी हमारे पास बॉडी होती है, राइट, वो स्प्रेड हो जाती है, या तो स्प्रेड हो रही है या फिर सीड की फॉर्म में हमारी वो डिफरेंट पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी स्प्रेड और सीड कैन बी फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी बोलते हैं। उसको देखो वापस से उसी शेप में लाना एक डिफिकल्ट टास्क होगा, बट लाइक इलास्टिसिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, तो वहाँ पर हमारी इजीली क्या हो जाती है, वो जिस शेप में पहले होती है उसी में वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है। बट यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से टेम्परेचर, या फिर जो भी जिस वजह से वो मैलिएबल हो रही है, हीट या टेम्परेचर की प्रेजेंस की वजह से वो स्प्रेड हो जाती है। और जैसे जैसे वो स्प्रेड हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर यू कैन से यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक मेटल की एक सीट बन जाती है इस पर्टिकुलर मटेरियल की, उसमें आपकी ये स्प्रेडिंग होती रहती है। सो अगर ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। एंड बेस्ट एग्जांपल इसका लेड इज द मैलिएबल बट नॉट डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो अगर कोई मेटल है, सपोज ये मेटल है, अगर उसको हम ड्रॉन कर पाते हैं वायर की फॉर्म में, सो दैट इज कॉल्ड डक्टाइल इन नेचर। अगर इसमें देखो इतनी जल्दी सडन ब्रेक नहीं होता है, व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स, यहाँ पर पहले ये वाला वायर ब्रेक होगा, फिर दूसरा वाला वायर ब्रेक होगा, फिर तीसरा वाला होगा, फिर लास्ट में जाकर बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट सडन डिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। अगर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया यहाँ से तो एकदम सडन यहाँ पर हमारा ब्रेक होगा। सो इट इज रिलेटेड टू द लाइक अ ब्रिटलनेस, ब्रिटल मटेरियल वो आपका हो जाता है। दो टर्म्स मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, वो आगे भी आने वाले, बाद में भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेसिक टर्म्स, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लाइन और फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सबसे पहली चीज याद रखना, इफ एनी एक्सिस अलोंग द लेंथ, अगर कोई भी एक्सिस अगर आपकी लेंथ के अलोंग होता है दैट इज को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सेकेंडली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इफ एक्सिस लाई अलोंग द फोर्स एक्सिस। सपोज यहाँ पर फोर्स पी लग रहा है, उसके अलोंग आपका एक्सिस लाई कर रहा है, सो दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। उसके नॉर्मल कोई अगर फोर्स लग रहा है या कोई भी एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड लेटरल एक्सिस को बोला जाता है, या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस इसको कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना, बेसिक टर्म्स हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। देखो इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, बट मैं आपको फिगर के बेस पर समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्सेस एनी बॉडी, इन एनी बॉडी, लाइक कोई भी बॉडी है, मैंने यहाँ पर पी फोर्स अप्लाई किया है, तो ड्यू टू दिस
एक्सटर्नल फोर्सेस सम डिफॉर्मेशन ऑकर हो जाएगा। बॉडी अभी तो ऐसी थी, अब डिफॉर्मेशन यहाँ से क्या हुआ, कुछ डिफॉर्मेशन ऑकर हुआ, बॉडी हमारी ऐसी हो गई है। एंड आफ्टर व्हेन वी रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉडी, हमने अब क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम्स बॉडी गेन ओरिजिनल शेप एंड साइज, जो पहले था उसका सेम शेप एंड साइज, दैट मीन्स वो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और जो मैक्सिमम पॉइंट होता है कि उसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन ऑकर हो जाएगा, वो इलास्टिक लिमिट होती है कि उसके बाद अगर उस पॉइंट तक हम बात कर रहे हैं और छोड़ दिया तो वो पहले जैसी शेप एंड साइज गेन कर लेगी, बट उसके बाद अगर हम लेकर जा रहे हो तो एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, वहाँ पर आपकी यील्डिंग कंडीशन ऑकर हो जाएगी, तो ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम पॉइंट, यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन विच बॉडी डिफॉर्मेशन डिसअपीयर ऑन रिमूवल। उसके बियॉन्ड अगर जाता है तो वहां पर आपकी बॉडी के फ्रैक्चर होने के या फिर फेल होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टफनेस। देखो टफनेस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सडन, जो भी आपका फोर्स होता है या सडन लोडिंग जो भी होती है, अगर वो उसको इजीली कैरी कर पा रहा है। सपोज ये कोई बॉडी है, मैंने यहाँ से सडनली बहुत तेज से अप्लाई कर दिया 10 किलो न्यूटन लोड, अगर उसकी कैपेसिटी है उसको 10 किलो न्यूटन को सडनली कैरी करने की, एब्जॉर्ब करने की उस मैकेनिकल एनर्जी को अप टू फ्रैक्चर तक, सो दैट इज द टफ मटेरियल। तो यहाँ पर ये फ्रैक्चर वाला टर्म याद रखना, ठीक है। यहाँ पर अगर डेफिनेशन देख रहे हो, टफनेस इज द रेजिस्टेंस टू सडन लोडिंग और टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, सो दैट इज कॉल्ड टफनेस मटेरियल। वो हमारे पास क्या होता है, टफनेस मटेरियल होता है, तो फ्रैक्चर तक उसको वो कैरी करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्लास्टिसिटी, देखो प्लास्टिसिटी में क्या होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन। देखो इन इलास्टिक स्ट्रेन का मतलब होता है वो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी नॉट प्रॉपर्टी सेम शेप और साइज वो अगेन से रिगेन नहीं कर सकती है, वो बॉडी रिगेन नहीं कर सकती है, राइट। ये बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट की बात होती है। सपोज ये हमारे पास कर्व होता है लाइक दिस, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन होती है, फिर इस टाइप से होता है, दिस इज द स्ट्रेस सस्टेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो ये वाला रीजन जो होता है दैट इज द प्लास्टिक रीजन। अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अगर फॉलो करती है, वो उस प्रॉपर्टी को अगर कोई मटेरियल फॉलो करता है दैट इज प्लास्टिसिटी। उसमें क्या होता है, अगर सपोज हमने कोई फोर्स लगाया, कोई बॉडी पर फोर्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसमें चेंजेस ये हो गए, अब ये चेंजेस वापस से इसमें नहीं आ सकते हैं, नो इसमें नहीं आ सकते हैं। सो इस टाइप का जो आपको चेंजेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को अगर कोई मटेरियल गेन करता है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, वही प्लास्टिसिटी होती है। ये इलास्टिक लिमिट के बाद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रीप। देखो क्रीप क्या होता है, देखो फर्स्टली यहाँ पर 2-3 चीज याद रखना, लाइक इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना occur due to the sustained loading, occur due to the dead load। तो ये देखो 3-4 टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर, यहीं से देखो क्वेश्चन डिजाइन होता है, इन 3-4 टर्म से ही आपका एक कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा। सो यू कैन सी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब सपोज ये फोर्स यहाँ पर कोई लग रहा है, कोई स्टैटिक डेड लोड है बॉडी जो भी है उसके ऊपर वो लग रहा है, तो सडनली आपको चेंजेस डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। आफ्टर सम टाइम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है यहाँ पर कुछ 5 mm का डिफॉर्मेशन हुआ हो सकता है और भी कम का हुआ हो, एंड अंडर फिर अगेन से वही डेड लोड लग रहा है आफ्टर, फिर आफ्टर सम टाइम्स वी नोटिस दैट फिर वहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन अकर हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड क्रीप। उसको ही क्रीप बोला जाता है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना एंड ऑन द सेम डेड लोड की वजह से जनरेट होता है ये आपका, दैट इज क्रीप। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछ ले जाता है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटीग। देखो फटीग इज व्हाट, फटीग होता क्या है, देखो डेटोरिएशन ऑफ मटेरियल अंडर द रिपीट साइकिल ऑफ लोडिंग रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव क्रैक अल्टीमेटली लीडिंग टू फेलियर या फ्रैक्चर्स, दैट इज कॉल्ड फटीग। सपोज ये कोई बॉडी है, आपको दिख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास, मटेरियल को हम रिपीट करें, सपोज 5 किलोमीटर का लगा दिया, ठीक है, अगेन से फिर मैंने उसको 5 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड कर दिया, अगेन आई अप्लाइड द 5 किलो न्यूटन लोड। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हम इस पर रिपीट कर रहे हैं लोडिंग मटेरियल,
ये वो साइकिल रिपीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पर क्रैक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस थोड़े क्रैक से ही क्या होगा, धीरे धीरे वो क्रैक प्रोग्रेस करता चला जाएगा, अल्टीमेटली वहाँ पर एक फ्रैक्चर जनरेट हो जाएगा। तो वो क्या, पूरा मटेरियल बेकार हो जाएगा, डेटोरिएट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फटीग। फटीग्स पूछा जाता है, ये किसकी वजह से होता है, रिपीटिंग साइकिल ऑफ लोडिंग। रिपीटिंग साइकिल ऑफ लोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। एंड उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक जो हमारा होता है सडन नहीं होता है, प्रोग्रेसिव क्रैक। पहले थोड़ा सा इतना क्रैक जनरेट हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो एक प्रोग्रेसिव क्रैक यहाँ पर क्रैक क्या होता है, जनरेट होता है। सो दैट्स प्रॉपर्टी इज नॉट इन अ फटीग। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड, दैट इज स्ट्रेस। तो कुछ स्ट्रेस क्या होता है, अभी मैंने बताया था, स्ट्रेस इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। पर यूनिट एरिया में इस फोर्स को कितना इंटरनली उसको रोका जा रहा है, कितना रेजिस्टेंस है, उस बॉडी की कैपेसिटी कितनी है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी एक पॉइंट पर उस कितना इंटरनली कितना रेजिस्टिव फोर्स है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब देखो एक टर्म आपको दिखा, यहाँ से डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा, एक जो आपको किससे डराइव होगा, दैट इज दिस। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शियर स्ट्रेस। अब देखो ये जो आपका शियर स्ट्रेस वाला टर्म है, सपोज कोई बॉडी है, यहाँ पर एक कोई आप कह सकते हो मीडिएटर है, जिस पर आपके दोनों नंबर ऑफ मेंबर्स अटैच्ड हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है लेयर्स के थ्रू। तो दैट इज, ये आपका क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, और कितना किस पर जनरेट हो रहा है, पर यूनिट एरिया। तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन है, जो भी हो रहा था, वो रजिस्ट किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। उस बॉडी का कोई एक्सटर्नल तो नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल तो ये लोड लगे हुए जो उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके रेजिस्टेंस की वजह से उसने उसको रोका हुआ है। सो दैट इज द शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं। जब वो एक्ट कर रहे हैं टेंजेंशियली टू रजिस्टिंग सेक्शन, तो वहाँ पर क्या होता है, एक शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन जनरेट हो रही है। तो वही शियर ऑफ जो अक्रॉस द सेक्शन जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। उसको ही शियर स्ट्रेस बोला जाता है। वहीं से ही कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है शियर स्ट्रेस का। देखो ये जैसे आप देख पा रहे हो, उसको कैसे निकाला गया है। ये बॉडी है, ठीक है, ये कोई आपका मटेरियल था, मीडिएटर जिसको मैं बोल रहा था, यहाँ पर पी फोर्स लगाया, बट इसको ये रोकने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स, यू कैन से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। किस पर दिखा जा रहा है, पर यूनिट एरिया। तो रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, पी अपॉन ए, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ शियर स्ट्रेस। इसकी यूनिट सेम होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, राइट। अब देखो कॉन्सेप्ट ये होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। देखो प्रेशर जो यू कैन से दैट इज द एक्सटर्नल क्वांटिटी, कोई फोर्स लगाया, आपका प्रेशर जनरेट होगा, एंड दिस इज द इंटरनल क्वांटिटी। ये आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बॉडी का, उस पर डिपेंड करता है। एंड प्रेशर जो होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको ये लगता होगा सर इसका फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वाई सेड की ये स्केलर क्वांटिटी होगा। देखो प्रेशर जब हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्शन हमें नॉन नहीं होती एग्जैक्टली उसका जो डायरेक्शन जो फिनोमेना होता है वो नॉन नहीं होता, दैट्स वाई ये स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि फोर्स की हमें पता होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसी ही डायरेक्शन में होगा। बट प्रेशर का हम ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है हमने प्रेशर यहाँ पर जनरेट किया है पर यूनिट एरिया, कुछ हमें डिफॉर्मेशन या जो भी चेंजेस हमें मिल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन मिल रहे हैं। सो डायरेक्शन इज नॉट नॉन एग्जैक्टली, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एंड स्ट्रेस जो होता है इज टेंजर क्वांटिटी। देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी होती है, दैट इज द टेंजर क्वांटिटी होती है। प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, कितना प्रेशर कितना फोर्स लगाया कितने एरिया पर, उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। बट ये इसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। इंटरनली उसको कितना रोका जा रहा है, कितना रेजिस्टेंस की नीड है, कितना रोका जा रहा है, बट एक रफली आइडिया हम वहाँ से ले सकते हैं, एग्जैक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। सेकेंडली ड्यू टू प्रेशर जो स्ट्रेस होती है, ऑब्वियसली प्रेशर की वजह से हमारा क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है बॉडी। बट स्ट्रेस की वजह से आपका ऑब्वियसली जब हम प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होगी, बट इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपका प्रेशर जनरेट नहीं होता है। प्रेशर फोर्स जो होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सपोज आपका ये है, तो अगर हम फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा कुछ ना कुछ इस वाले डायरेक्शन में अप्लाई होता है। स्ट्रेस जो होता है मे बी पैरेलल या मे बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शंस। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका ये आपका उसकी नॉर्मली होगा, इट्स डिपेंड द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है आपकी।
नेक्स्ट देखो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन। नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन क्या होता है, ऑब्वियसली देखो दो टाइप की स्ट्रेन होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है एंड लेटरल स्ट्रेन होती है, या फिर आप कह सकते हो टेंसाइल स्ट्रेन या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन। होता क्या है जनरल, देखो सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं लाइक दिस। अब जब ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्सेस तो कुछ डिफॉर्मेशन अकर होगा। अब डिफॉर्मेशन अकर होने के बाद हमारे पास लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले क्या थी, एल थी, ओरिजिनल लेंथ पहले क्या थी, एल थी, और अब कितनी होगी, एल एफ होगी, फाइनल लेंथ जो होगी आपकी। तो जो चेंज कितना हुआ, चेंज फाइनली कितनी थी, एल एफ थी माइनस एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, सो दैट इज कोल्ड डेल्टा एल, जिसको क्या बोला गया, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये चेंज जो हो रहा है, कितना चेंजेस हुआ है लेंथ में, पहले कितनी थी, एल एफ थी, अब वो चेंज होने के बाद, सॉरी पहले एल थी और उसको चेंज, जैसे हमने वहां पर फोर्स अप्लाई किया तो डिफॉर्मेशन हुआ एल एफ, तो दैट इज एल एफ अपॉन एल डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। सो उस टर्म को ही बोला जाता है इस। तो स्ट्रेन क्या होता है, दैट मीन्स ये आपका क्या होता है, चेंजेस ऑकर होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडेड, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल लोड जो भी होते हैं, उसकी वजह से आपको एक टर्म जनरेट होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। अगर वो आपकी विड्थ के लॉन्ग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। तो यहाँ से आपका एक टर्म जनरेट होता है म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो हुक्स लॉ क्या होता है। देखो ये अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ये इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनल पॉइंट लिमिट बोला जाता है। उसके बाद जो लिमिट होती है उसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट, राइट। सो अगर जब भी कोई मटेरियल लोडेड होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो अगर जब भी कोई मटेरियल लोडेड होता है राइट विद इन द इलास्टिक लिमिट तो स्ट्रेस हमारी क्या होती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो कहाँ तक होगी, कब तक प्रोपोर्शनल होगी, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बियॉन्ड नहीं होती है। उसके बियॉन्ड आपकी थोड़ी थोड़ी हमारी यू कैन से स्ट्रेन इंक्रीज होने लगती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस, बट प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये टर्म्स फॉलो करता है। और जहाँ तक ये टर्म्स फॉलो होता है वहाँ तक आपका हुक्स लॉ इसको वेरी, आप कह सकते हो हुक्स लॉ रिलेशन किसके लिए वेरी करता है, हुक्स रिलेशन वेरी करता है व्हेन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और वो कहाँ तक होता है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, वहाँ तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होती है। उसके बेसिस पर आपका एक फॉर्मूला जनरेट होता है। देखो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड ई, कैपिटल ई। कैपिटल ई हमारे पास क्या होता है, कैपिटल ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से जनरेट हो जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना। एवरी मटेरियल ऑलवेज हुक्स लो विद इन द इलास्टिक लिमिट, नो। प्लास्टिक लिमिट, नो। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यस। अभी मैंने बताया था आपको कहाँ तक फॉलो होता है, हुक्स लो कहाँ तक वेरी करता है, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और द प्रोपोर्शनल लिमिट। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहीं से डेवलप होकर आया था, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड इफ आई टॉक अबाउट बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी, दैट मीन्स स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, दैट इज द बल्क मॉडुलस। तो तीनों ही टर्म्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तीनों ही आपको पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ द टेस्ट पीस अंडर टेंशन इंडिकेट। अगर देखो कितना इलोंगेशन हो रहा है, जो भी टेस्ट पीस है, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन अंडर टेंशन, वो क्या इंडिकेट करता है, डक्टिलिटी, कितना आपका वायर्स की फॉर्म उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। देखो अगर आपका सडनली कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, ब्रिटलनेस। मैलेबिलिटी क्या होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर या हीट आपकी क्या होता है, मटेरियल स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपकी सीड की फॉर्म में वो फॉर्म हो जाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। स्टिफनेस क्या होता है आपका,
स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है EI/L। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कितना मटेरियल स्टिफ है कितना हार्ड है, वो उसका स्टिफनेस होता है। डक्टिलिटी क्या होती है, व्हेन वी ड्रॉन द मटेरियल इन द वायर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, वो डक्टिलिटी होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन इन मटेरियल। लीनियर कहाँ तक ऑब्टेन होता है आपका, हुक्स लॉ तक ही आपका ऑब्टेन होता है, राइट। देखो ये प्रॉपर्टी तो होती है स्ट्रेस सस्टेन कर्व की, बट आपका पूछा लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन कहाँ तक ऑब्टेन होता है, वो हुक्स लॉ से ही आपका ऑब्टेन होता है। तो हुक्स लॉ इज इन दिस केस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना है, क्या पूछा जा रहा है वहाँ पर, लोड आपको गिवन है एंड मिनिमम डायमीटर वायर का गिवन है एंड आपको डायमीटर आपसे पूछा गया हुआ है, पूछा जा रहा है, आपको सब कुछ गिवन है, फोर्स भी गिवन है और स्ट्रेस भी गिवन है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 100, शियर स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस ही गिवन है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, F/A। मुझे आप कैलकुलेट करके आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। एक की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर दो क्या, π/4d²। This is for you guys. So that's all for this video. Thank you so much to see this video up to this. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। So guys, that's all for this video. Thank you so much to see this video. यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत। So guys, that's all for this video. यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद and please subscribe this channel and share this video max to max people related to this particular। तो ये तो आपका मैकेनिकल का स्टूडेंट है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगी, सिविल का है उसके लिए बेनिफिशियल होगी, ईच एंड एवरी एग्जाम में ही आपका इसकी इंपॉर्टेंस है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।